हेलो बच्चों, तो सीयूटी में आपका एक चैप्टर है मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह जिसका नाम है। और ये आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको समझने वाले हैं कि आपका जो आव्यूह है क्या होता है और आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे आव्यूह में कि इसका परिभाषा क्या है यानी कि डिफिनीशन, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि इसके कितने प्रकार हैं, और ऑपरेशंस कुछ होते हैं, तो ये सब। लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ नहीं देखने वाले, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण हो गया, और ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इतने तीन चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे अभी, आज सिर्फ इतना ही देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो यहाँ पे अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि आव्यूह का परिभाषा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आव्यूह का जो परिभाषा होता है संख्याओं का एक समूह जो पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि एक आयताकार सारणी बन सके। तो आपको समझ में नहीं आया होगा अगर आप अभी नए होंगे तो। अब बहुत से बच्चे इसको पढ़ चुके हैं क्लास 12 में, तो उनको आराम से समझ में आ गया होगा। तो पंक्ति और स्तंभ क्या होता है और ये आयताकार सारणी क्या होता है, ये सबके जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पे किसी भी आव्यूह को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं ये, और ए बराबर किसी भी आव्यूह को अगर हम लोग दिखाते हैं तो एक आयताकार लिखा है सरणी, आयताकार सरणी बन सके, सारणी यहाँ पे होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो पंक्ति में होते हैं, कॉलम यानी कि स्तंभ में होते हैं, यानी रो और कॉलम में होते हैं। और इसका जो आपका ये व्यापक रूप होता है वो होता है ए आई जे। ए आई जे, आई क्या होता है पंक्तियों की संख्या, और जे क्या होता है स्तंभों की संख्या। और यहाँ पे लिखा होता है एम क्रॉस एन, जो आपको दिखाता है ये ऑर्डर को, ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाता है ऑर्डर को। अब यहाँ पे एम किसके लिए होता है, तो एम वही आपका पंक्ति के लिए, और एन जो आपका है वो कॉलम यानी कि स्तंभों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई होगा आपका, जरा ध्यान से देखना आप लोग, आई आपका होगा 1, 2, 3 करते करते कहाँ तक, एम तक। और जो आपका यहाँ पे जे है, जे आपका होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई किसके लिए होता है, पंक्ति के लिए होता है ना, आई किसके लिए, पंक्ति के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई आपका है पंक्ति के लिए। और जे किसके लिए होता है, जे आपका होता है स्तंभ के लिए, है ना, जे आपका होता है स्तंभ के लिए। तो ये भी आपका 1, 2, 3 करते करते कहाँ तक, एन तक। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये हो गया आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आव्यूह किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग और एक लाइन बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पंक्ति और स्तंभ क्या होता है और किस तरह से दिखता है। तो बच्चों आपका जो मैट्रिक्स होगा यानी आव्यूह इसी तरह लिखा होगा। और अगर मैं यहाँ पे पंक्ति की बात करूँ तो हर एक एलिमेंट, पंक्ति मतलब ऐसे इस तरह से लिखा हुआ, यानी एक लाइन में जितने भी आपके इसमें एलिमेंट्स तत्व या लिखे होंगे, आप जिसको बोलते हैं अवयव, वो इस तरह से लिखे होंगे, एक लाइन में लिखे होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा। तो ये किस तरह से है, ये आपका एक पंक्ति में एक लाइन के रूप में है। और यहाँ पे हम लोग कॉलम की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं स्तंभ, यानी कि ऐसे वर्टिकल के रूप में लिखे होंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका 3 मान लो, यहाँ पे 4 मान लो, तो ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो ये पंक्ति में है, और जो ये आप स्तंभ के रूप में देख रहे हो एलिमेंट्स यानी कि अवयव, ये स्तंभ के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग और भी आगे चाहो तो इसमें नंबर आप भर सकते हो, तो यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और इसी में। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे ए इक्वल टू, बहुत सारे एग्जांपल है। तो जो इसका नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आई A11 यानी कि पहला रो, यहाँ पे पहला कॉलम यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, और यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, और यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। अगला यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये पहली पंक्ति आपको दिख रहा है साफ साफ, इधर चलेंगे तो ये पंक्ति है, नीचे आएंगे तो ये कॉलम है यानी स्तंभ है। तो ये A11, A12, A13। अब ये दूसरा पंक्ति पहला कॉलम है ना, और यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम यानी कि दूसरा स्तंभ, और यहाँ पे आपका दूसरा पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को आप बंद कर देना। अब यहाँ पे आपका अगला जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका तीसरा है ना, तीसरा पंक्ति और ये पहला कॉलम। अगला जो आपका है तीसरा पंक्ति तीसरा ही रहेगा, एक कॉलम इसका बदल रहा है तो दूसरा कॉलम है ना, यानी कि दूसरा स्तंभ, और यहाँ पे आपका तीसरा पंक्ति ही रहेगा, और यहाँ पे आपका जो आगे नेक्स्ट ये होने वाला है बच्चों वो है आपका तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो जरा ध्यान से आप लोग देखो यहाँ से कि जो आपके सामने यहाँ ये बना है, ये चीज जो आपको दिख रहा है, ये इतना, ये हिस्सा इसका, ये वाला, ये है आपका पंक्ति यानी कि जिसको बोलते हैं रो, को बोलते हैं हिंदी में रो, यानी कि ये क्या है आपका पंक्ति, पंक्ति है, लाइन के रूप में ये है। और जब हम लोग एक खंबे की तरह बात करेंगे ये स्तंभ, तो ये वाला आपका है पहला स्तंभ है ना, यानी कि इसको बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग जरा देखना कि गड़बड़ हो जाए, तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ये क्या है, स्तंभ है।
और ऐसे ही ये आपका देखो पहला रो हो गया, फिर ये वाला अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये दूसरा रो हो गया, यानी इसको आप ऐसे R1 बोल सकते हो, ये वाला दूसरा रो, इसको आप R2 बोल सकते हो, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपका है तीसरा रो, इसको आप R3 बोल सकते हो। अब यहाँ पे इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये पहला कॉलम है तो इसको मैं C1 बोल दूंगा, और यहाँ पे ये वाला क्या है दूसरा कॉलम है, इसको मैं क्या बोल दूंगा C2 बोल दूंगा, इसको मैं C2 बोल दूंगा, और ये वाला क्या है तीसरा कॉलम है, इसको मैं C3 बोल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो अवयव होता है काम करता है, और इस तरह से हम लोग इसको नॉर्मली प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे a बराबर में लिख सकता हूँ अलग अलग नंबर्स, जैसे -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके रो होते हैं, नंबर ऑफ रो, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और ज़्यादा और कम होने की वजह से जो अवयव होता है ना, इसका नाम भी अलग अलग बदल जाता है। तो हम लोग बच्चों वही सब देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से एक एग्जांपल ये है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, ये कई हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें ना कि किस तरह से पूरा आपको दिखता है ये, तो बच्चों आपका कुछ ये इस तरह से दिखता है कि a बराबर ये पूरा जो आपका ये होता है कि ये पहला रो है ना, क्या ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, इतना समझ में आ रहा है। अगला यहाँ पे ये बच्चों दूसरा रो है, लेकिन कॉलम तो पहला ही है ना, कॉलम तो पहला ही है। अगला हम लोग बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये तीसरा रो है, और कॉलम क्या पहला ही है। देखो ये इधर कॉलम, इधर वो मतलब रो, और इधर भी रो, यानी कि पंक्ति पंक्ति पंक्ति, लेकिन ये अभी पहला ही कॉलम, यानी एक ही स्तंभ की बात चल रही है। तो जरा ध्यान से इस चीज को देखना आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो ये आपका अगला आ जाओ, चौथा रो हो गया, लेकिन कॉलम पहला ही है ना, यानी कि पहला चौथा पंक्ति और पहला स्तंभ। अब ये आगे हम नीचे तक बढ़ते जा सकते हैं, कहाँ तक, कहाँ तक, तो ये जो आपके रो वाली संख्या होती है इसको दिखाते हैं आई से। तो ये आप जा सकते हैं एन, एन एन नहीं एम देखो यहाँ पे लिखा था, ये जो आई होता है 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक, एम तक। तो ये आप जा सकते हैं बच्चों एम तक, है ना, यानी कि जो नंबर इसमें बढ़ रहा है, कौन सा नंबर बढ़ रहा है, आई वाला नंबर बढ़ रहा है। देखो इस तरह तो होता है ए आई जे, अब आई आपका कहाँ तक जाता है, आई आपका 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक, एम तक, और जे कहाँ तक जाता है आपका, तो ये 1 2 3 और ये आपका 4 करते करते कहाँ तक, एन तक। तो ये आई वाला नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये कहाँ तक बच्चों, एम तक, लेकिन आपका जो कॉलम है वो पहला ही रहेगा। तो जरा इस बात पे आप लोग ध्यान देना। अब ये आपका जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट आप बढ़ा के लिखोगे, फिर आप इस ब्रैकेट को ना बढ़ा के, यानी यहाँ तक आप ब्रैकेट को लिखोगे, फिर ये यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, आए इतना समझ में। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ कॉलम की, तो बच्चों जरा यहाँ कॉलम की तरफ बढ़ो। तो कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पहला रो दूसरा कॉलम, ओके इतना ठीक है। अगला यहाँ पे पहला रो तीसरा कॉलम, समझ में आ रहा है आप लोग को। अगला यहाँ पे बढ़ेंगे जब हम लोग, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे देखो ये पहला रो और यहाँ पे चौथा कॉलम। तो अब यहाँ पे क्या कॉलम बदल रहा है ना, कॉलम मतलब कि स्तंभ बदल रहा है। अब ऐसे ही आगे बढ़ेगा, जैसे ये देखो, जैसे ये वाला बढ़ा था, तो ये बच्चों आगे कुछ इस तरह से ये बढ़ता जाएगा जाएगा जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो आपका रो होता है यानी पंक्ति, वो आई से, यानी आई का मान होता है पूरा का पूरा ना, यानी 1 2 3 करते करते एम तक। ऐसे बगल वाला जे होता है, तो ये देखो जे किसके लिए होता है, स्तंभ के लिए होता है। तो इस बार कौन सा मान बढ़ रहा है, तो देखो जे वाला बढ़ रहा है। देखो ये आई की जगह पे 1 है, जे की जगह पे 1 है, यहाँ आई की जगह पे 1 है, जे की जगह पे 2 है, यहाँ आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे 3 है, मतलब जे वाला मान ये बढ़ रहा है। अब जे वाला मान बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है बच्चों, एन तक जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और पहला रो, और कौन सा कॉलम है, तो एनवा कॉलम है ना, एनवा स्तंभ, यानी एन तक आप जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप पहुंच जाएंगे सेकंड वाले में। अब ध्यान से आप लोग देखना बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ए यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, ओके, फिर ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर ये वाला दूसरा रो चौथा कॉलम, ऐसे करते करते कहाँ तक, दूसरा रो और एनवा कॉलम, है ना। आगे आप और बढ़ते आएंगे ऐसे। अब ऐसे आप नीचे जब बढ़ते ऐसे आएंगे, अब यहाँ पे ऐसा लिख दो, इसको भी लिख दो, यहाँ पे तीसरा चौथा लिख दो, पहले तीसरा चौथा यहाँ पे लिख दो। तो ऐसे ये तीसरा रो है ना, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, कॉलम तो दूसरा ही है ना, फिर यहाँ पे चौथा रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, इतना तो इतना आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। अब यहाँ से आप नीचे बढ़ते जाएंगे तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 1 2 3 4 आई वाला मान बढ़ रहा है। तो आई वाला कहाँ तक बढ़ता है, एम तक। तो एम, और यहाँ पे देखो दूसरा कॉलम है, ये सिंपल। ऐसे यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों, तो ये वाला क्या है, तो ये वाला आपका क्या है, देखो तीसरा रो ही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम कौन सा है, तो कॉलम भी तीसरा ही है, यानी कि पंक्ति भी तीसरा और कॉलम भी तीसरा। ठीक है, तो जरा इस बात पे आप लोग ध्यान देना, इसको बिल्कुल भी आप लोग को नहीं भूलना है। यहाँ पे ऐसे ही A4 है ना, यानी कि यहाँ पे आपका चौथा रो और चौथा कॉलम, ऐसे करते करते कहाँ तक आएंगे आप लोग, M4 तक, है ना। अब आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसे ही आप यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, आपका चौथा कॉलम
और तीसरा रो, है ना। और ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, चौथा कौन सा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ चौथा नहीं है, अब चौथा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, एनवा कॉलम है ना, एनवा स्तंभ है। और जो आपका इसमें रो दिख रहा है, रो कौन सा है, तो रो की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो यहाँ आप MN तक जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे नहीं, एक मिनट, यहाँ तीसरा, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ी थोड़ी है, एक मिनट जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, तीसरा रो तीसरा रो तीसरा रो, तो ये बच्चों आपका तीसरा रो ही रहेगा, बस कॉलम यहाँ पे चौथा रहेगा, ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा ना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो रो है वो तीसरा ही रहेगा, लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, N रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें आ जाए, अब यहाँ पे क्या बच्चों, चौथा रो और चौथा कॉलम, अब सही है यहाँ पे। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चौथा रो और एनवा कॉलम, यानी N तक आप बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे आप नीचे बढ़ते आएंगे तो ये बच्चों M, और यहाँ पे आपका M तक आए हैं, और अगर आप यहाँ पे M तक आए हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा ये आपका रो है, तो ये आपका बच्चों चौथा रो नहीं, चौथा कॉलम है ना। और यहाँ पे ऐसे ही आप आगे तक बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आपका आएगा, ऐसे देख लो ध्यान से किस तरह हो रहा है, तो अजीब हो रहा है ये, तो जरा ध्यान से देखना, AMN, तो इस तरह से आपको बच्चों आगे बढ़ना है। ये अब ये MN ऑर्डर में हो गया, तो कुछ समझ में आया, इतना बड़ा सा, यानी हम लोग N नंबर तक गए हैं, यानी N नंबर तक हम लोग यहाँ पे क्या बनाए हैं, ऑब्व्यू बनाए हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपने मन से खुद से बना लेना, इस तरह से कुछ ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब बच्चों हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दिया है, जो हम लोग मेन यही देखने वाले यहाँ पे। तो क्या होने वाला है, पहला जो इसका टाइप है रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति आव्यूह, आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है ना, तो वर्ग आव्यूह। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, तो विकर्ण आव्यूह, है ना, मैं सब बता दे रहा हूँ पहले से आप लोग को। जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, और यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, यानी त्रिकोण आव्यूह, ट्रायंगुलर, है ना। और यहाँ पे अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक है यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बच्चों सिमेट्रिक होता है सममित आव्यूह, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक असममित आव्यूह। यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब होता है इकाई, इकाई आव्यूह ना, मतलब एक इकाई, या इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। और यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि अदिश आव्यूह, ठीक है। तो इतना सब हम लोग देखने वाले, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक को अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे रो मैट्रिक्स पहला है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्ति आव्यूह ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, ये पंक्ति आव्यूह, ये। अभी विच हैज ओनली वन लाइन, मतलब जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, बस पंक्ति आव्यूह कहलाता है। मतलब आव्यूह A बराबर आपका क्या होना चाहिए, यानी ओनली वन लाइन बोला है ना, तो ये आपका A11 है ना, A12, A13, ऐसे करते करते बहुत सारा जाएगा, ये आगे तक जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, A1N तक जाएगा बस। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से A बराबर आपका हो सकता है 2 3 4 5, बस देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल केवल क्या है, एक ही पंक्ति है, पंक्ति मतलब ऐसे एक लाइन की तरह, है ना। अगला यहाँ पे एक एग्जांपल, ये देखो पहला एग्जांपल मैं इसको बोल सकता हूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बोल सकता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं तीसरा एग्जांपल बोल सकता हूँ, जो A बराबर आपका हो सकता है ABCD, ओके। तो ये एक पंक्ति के रूप में है, बस एक ही होना चाहिए। अगला आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला समझते हैं, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, क्या कहलाएगा, वो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ आव्यूह, है ना। ये क्या कहलाएगा बच्चों, स्तंभ आव्यूह। जरा ध्यान से इसको मैनेज कर लेना, इसको मिटा के मैं आगे लिख दे रहा हूँ, स्तंभ लिखना है हम लोग को, स्तंभ आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह, ओके, इतना ठीक है। अब इसका क्या है, विच इज ओनली वन कॉलम, मतलब कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो। अब इसमें एक स्तंभ मीन्स देखो, उसमें एक कॉलम थे, एक पंक्ति थी, एक स्तंभ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका A बराबर, ये इस तरह से दिखेगा, ये मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला रो पहला कॉलम, है ना, दूसरा रो पहला कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो पहला कॉलम, ऐसे करते करते कहाँ तक, तीसरा, एक मिनट, तीसरा मैंने कहाँ लिख दिया, मैं तीसरा थोड़ी रहेगा, एक ये तीसरा रो और पहला कॉलम, है ना, समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे हम लोग आगे जब बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि जो पंक्तियों की संख्या है वो बढ़ रहा है ना, यानी 1 2 3 करते करते, तो पंक्ति आपका M की तरह होता है, यानी M1, है ना, कि कॉलम तो पहला ही है, मतलब इसमें कॉलम केवल और केवल कितना हो, एक हो, देखो एक 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 एक, तो स्तंभ जो इसमें एक ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे A बराबर लिख सकता हूँ बच्चों 1 2 3, बस हो गया, और क्या, एग्जाम्पल ये भी सही है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो एक और,
ए बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 -5 और -3, माइनस में भी चलेगा। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बस इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया वर्ग आव्यूह, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल, मतलब कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आप लोग जरा ध्यान से देखना, इसका जो आप व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ए बराबर में कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, ए आई जे और यहाँ पे एम क्रॉस एन, जहां भी बच्चों ना m बराबर n है, यानी m बराबर आपस में क्या है, n के बराबर है। मतलब जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा आपस में, बराबर होगा। ऑर्डर मीन्स बराबर होने के मतलब अगर m 2 है ना, m अगर 2 है तो n भी क्या होगा, 2 होगा। मतलब मैं इसको लिख दूंगा 2 क्रॉस 2 ना, तो मतलब कुछ इस तरह से कि जो आपका यहाँ ए आई जे होगा बच्चों, वो 2 क्रॉस 2 का होगा। मतलब कि यहाँ अगर मैं इसको बना के लिखूं तो यहाँ पे A11 A12 A21 A22, देखो यहाँ पे इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, अरे 1 रो 2 रो, यानी 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 1 स्तंभ 2 स्तंभ, मतलब कि इसमें क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, है ना। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझना। अगर हम लोग यहाँ पे बगल में एक एग्जांपल और देखें बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पर भी देखो क्या ये 1 रो 2 रो 2 कॉलम है। एक एग्जांपल बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे और देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपका हो सकता है 3 × 3 का, मतलब 3 ऑर्डर का। तो बच्चों यहाँ पे ए बी सी बोलूंगा मैं, ये क्या हो गया, है ना, ए बी मैं यहाँ पे सी बोलूंगा, फिर यहाँ पे मैं डी बोल देता हूँ, फिर यहाँ ई बोल देता हूँ, यहाँ एफ बोल देता हूँ, यहाँ जी बोल देता हूँ, यहाँ पे एच, यहाँ पे आई, बस। अब देखो इसमें क्या है, 3 रो है 3 कॉलम 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो ये 3 × क्या है, 3 × 3 का है। मतलब कि जो इसमें नंबर ऑफ m है वो नंबर ऑफ n के बराबर है, तो इसके जो ऑर्डर है ऑर्डर बराबर होने चाहिए। इसी को बोलते हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। मतलब जितने पंक्ति उतने ही इसमें क्या है, स्तंभ है, तो काम खत्म। इस तरह से हो सकता है आपका ये वर्ग आव्यूह। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको, विकर्ण आव्यूह। ये तो बच्चों यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आउटसाइड द डायगोनल आर 0। हिंदी में लिखा है यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के बाहर के सभी तत्व क्या हो, शून्य हो। तो विकर्ण के बाहर के सभी तत्व शून्य मतलब क्या, अब डायगोनल आप अच्छे तरीके से जानते होंगे बच्चों, जैसे आप लोगों ने ऐसे एक बनाया होगा वर्ग, कभी बनाया कि नहीं, है ना। तो इसमें हम लोग बात करें वर्ग की, तो इसमें इस चीज को बोलते हैं डायगोनल, है ना। इसको डायगोनल तो बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं ना, इसको थोड़ा तिरछा बन गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, विकर्ण बोलते थे। अभी विकर्ण चाहे इधर से होता था और चाहे इधर से होता था, कुछ इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करेंगे हम लोग, तो ए बराबर बच्चों यहाँ पे आपका ये क्या है, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको बोलते हैं एक वर्ग ब्रैकेट ना, स्क्वायर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट में आपका जरा ध्यान से देखना कि इस तरह के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे बच्चों लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A11, है ना, मैं यहाँ लिखूंगा A11 और यहाँ A12, है ना, यानी कि पहला रो और यहाँ पे दूसरा कॉलम। यहाँ पे लिखूंगा A21 और यहाँ पे लिखूंगा A22। तो डायगोनल के, विकर्ण के जो आपके एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। तो ये वाले जो एलिमेंट है ये वाले क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मतलब मैं अगर यहाँ पे इसको मिटा के लिख दूं ऐसे करके, एक मिनट क्या है, एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के बाहर के, अच्छा बाहर के सभी आव्यूह क्या होने चाहिए, तत्व क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो बाहर के आव्यूह, तो मतलब ये क्या था आपका A11 था और ये वाला क्या था A22 था। मतलब इसको छोड़ के बाकी ये जो बाहर के है ना, देखो ये तो आपका हो जाएगा डायगोनल विकर्ण, तो इसको छोड़ के बाकी ये जो बाहर के हैं, यानी ये दोनों, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये तो काम खत्म, बस। और एक एग्जाम्पल देखो, ए बराबर मतलब बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, तो ये वाला आपका 0 और यहाँ 0 होना चाहिए। ये आपका 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक है, देखो वर्ग आव्यूह की बात चल रही है इसलिए ये वर्ग आव्यूह है। तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। डायगोनल मतलब कि जो तिरछा वाला, यानी इस तरह से जो एक लाइन, विकर्ण के जो आव्यूह है क्या होने चाहिए, ये चीज मतलब कुछ नंबर होने चाहिए, इसके बाहर के जो आव्यूह हो वो 0 होने चाहिए, तत्व 0 होने चाहिए। अगला यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 3 × 3 ऑर्डर की ना, 3 × 3 ऑर्डर की। तो यहाँ पे बच्चों से हम लोग 3 × 3 ऑर्डर की बात करेंगे। तो 3 × 3 ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखना कि ये आपका होता है A11, फिर A12, फिर A13, फिर आप लोगों ने देखा होगा A21, A22 और यहाँ पे A23, फिर यहाँ पे A31 और यहाँ पे A32 बच्चों, और यहाँ पे A33।
अब डायगोनल के सिर्फ अवयव, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ध्यान से जरा देखना, तो यहाँ पे ये इसके हैं विकर्ण, ये विकर्ण है। अब इसको छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको भी जीरो, डायगोनल को छोड़ देना, इसको भी जीरो, इसको जीरो और इसको जीरो, मतलब सबको जीरो, और बाकी जो बचेंगे वो आपके होंगे डायगोनल के अवयव। ठीक है, ये देखो मैंने बना दिया सबको जीरो। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं आपके वो क्या है, यहाँ पे और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ ये चीज़, ठीक है। तो विकर्ण को छोड़ के बाकी बाहर के जितने भी तत्व हैं क्या है, वो जीरो है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो यहाँ पे ए बराबर आपका कुछ इस तरह से कि 1 2 3 यानी विकर्ण वाले तत्व होंगे, और जो आपके इसके बाद वाले तत्व हैं बच्चों वो आपके नहीं होंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। बस ये एग्जाम्पल है। और देख लो ध्यान से, ये जो विकर्ण है ये क्या है, देखो है, इसके बाद के जितने तत्व हैं क्या है, जीरो है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, मतलब कि शून्य शून्य अवयव है ना, शून्य अवयव, तो जिसमें सभी तत्व क्या हो, शून्य हो। मतलब कि एक आपका मैट्रिक्स ए है यानी अवयव ए है, और सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो जीरो जीरो यानी सब के सब क्या हो, जीरो हो। अब चाहे 3 × 3 का हो, चाहे 3 × 3 का हो बच्चों, और चाहे आपका कोई अगला एग्जाम्पल 2 × 2 का हो, ये 2 × 2 का, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं ना, यानी m और n पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, तो सब के सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको बोल देंगे हम लोग त्रिकोणीय अवयव, है ना। मैं इसको बोलूंगा क्या, त्रिकोणीय अवयव, त्रिकोणीय अवयव। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मतलब ऊपरी त्रिकोणीय अवयव, और नीचे एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिकोणीय अवयव। तो इसमें पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बच्चों इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि ऊपरी त्रिकोणीय अवयव, ऊपरी मतलब ऊपर के तत्व होंगे और नीचे के तत्व सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, ऊपर के तत्व सारे होंगे और नीचे के तत्व सारे क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो क्या एक वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या हो, जीरो हो, विकर्ण के नीचे के सभी तत्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो तो तुम लोग को समझ में आएगा। मतलब ए बराबर बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पहले ना आप विकर्ण के तत्व को लिख दो, तो मैं यहाँ पे ए, इसको बी लिख दे रहा हूँ, इसको सी लिख दे रहा हूँ। आप सभी लोग को मालूम है ये होते हैं विकर्ण के तत्व जो बीच में है। अब इसके तत्व के जो नीचे के सभी तत्व हैं ये क्या होंगे बच्चों, ये आपके होंगे जीरो, ये क्या होंगे, जीरो। और ऊपर के तत्व सारे क्या होंगे, मतलब कि वो आपके शून्य नहीं होंगे, यानी कुछ ना कुछ होंगे। तो उसको मैं क्या मान लूँ, उसको मैं ई मान लूँ, एफ मान लूँ, जी मान लूँ, तो ऐसे कुछ मैं मान सकता हूँ। तो जरा ध्यान से देखना कि ये पूरे के पूरे जो तत्व आपके सामने है ना, जो पूरे के पूरे तत्व आपके सामने बच्चों ये दिख रहे हैं, ये वाले सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे बच्चों, ये आपके क्या है, ऊपरी त्रिकोणीय अवयव। मतलब ये जो विकर्ण वाले एलिमेंट है इसके नीचे के सारे तत्व क्या होंगे, जीरो होंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग और देखते हैं बच्चों, ए बराबर ये ए बराबर 1 2 3, इसको लिख दिया, इसको छोड़ दो। अब नीचे के सारे तत्व जीरो जीरो जीरो, इधर के सारे तत्व कुछ ना कुछ होंगे, तो 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, देखो हो गया। अब ये सारे के सारे नीचे क्या है, जीरो है। बाकी जो इसके ऊपर के तत्व सारे के सारे क्या है, ये सब कुछ है, मतलब जीरो नहीं है वो। तो यही होता है आपका ऊपरी त्रिकोणीय अवयव। ठीक है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल भी भूलना। अगला नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिकोणीय अवयव। तो यहाँ पे एक वर्ग मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व क्या हो, शून्य हो। सिंपल, जैसे उसमें नीचे का था वैसे ऊपर के यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ए बराबर ऐसे ही बना लो, ए बी सी, ऊपर के सारे जीरो, तो यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बाकी नीचे कुछ ना कुछ होंगे। तो ई एफ मैं इसको जी बोल दे रहा हूँ, बस हो गया काम खत्म। देखो जरा, तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा एक विकर्ण है। अब विकर्ण के ऊपर के सारे तत्व क्या है, जीरो है, बाकी नीचे कुछ ना कुछ है, बस काम खत्म। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, यानी कि सममित अवयव बोलते हैं इसको। अब ये देखो ध्यान से क्या है, एक वर्ग अवयव जिसमें ए बराबर ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज। अभी इसको समझते हैं क्या होता है, जहां ए टी का अर्थ है कि अवयव ए की पंक्तियां स्तंभ परस्पर बदल जाए, यानी पंक्ति को स्तंभ में आप बदल दो इस तरह से। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो ए बराबर कोई मतलब अवयव दिया है जैसे ए बी सी, बच्चों ए बी सी डी। अब ये देखो ध्यान से, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं और इसको स्तंभ बोलते हैं। तो ये पंक्ति है, पंक्ति क्या बन जाए, स्तंभ बन जाए। तो यहाँ पे जब हम लोग बच्चों इसको बदलेंगे
तो ये जो आपका ए है ये बदल जाएगा, बदलने का मतलब ट्रांसपोज, तो एटी निकालेंगे, तो एटी मतलब कि ये बदल गया, यानी पंक्ति क्या बन गया, अस्तम, यानी ए बी पंक्ति में लिखा है तो इसको नीचे लिख दो, यानी इस तरह से ए बी देखो अस्तम बन जाएगा। जैसे सी डी लिखा है, ये सी डी लिखा है ना, अब सी डी को इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी अस्तम बना के लिखना है आप लोग को, इस तरह ध्यान से देखना ये चीज, बस इसको बोलेंगे ए ट्रांसपोज। एक एग्जांपल और यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ए बराबर मान लो कोई आपका दिया है 1 2 3, मान लो 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका पंक्ति है, इसको बदलेंगे किसमें, अस्तम में, यानी 1 2, अब 3 4 किसमें, पंक्ति में, इसको बदल दो, पलट दो, तो 3 4, मतलब आपको ना ऐसे उठा के इसको ऐसे घुमा देना है, अब ऐसे उठा के इसको ऐसे घुमा देना है, मतलब इस पूरे को ऐसे पहले कॉलम में और इस पूरे को बच्चों आपको दूसरे कॉलम में लिखना है। ओके, काम खत्म, ध्यान से, कुछ इसमें है नहीं, ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगला हम लोग एक और देख लेते हैं, 3 मतलब 3 into 3 ऑर्डर वाला। तो बच्चों यहाँ पे मान लो ए बराबर कोई अवयव दिया है -1 2 3, यहाँ -5 मान लो, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6 मान लो, यहाँ 7 दिया है, बस। अब मैं जब यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालूंगा बच्चों, तो आप लोग को मालूम चल गया होगा कि जो आपका रो है उसको कॉलम बनाना है, तो -1 2 और यहाँ पे ये 3, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया, 3 -5, तो इसको भी बनाओ कॉलम, 3 -5 2 4 6 7, ये 4 6 7 बन गया, काम खत्म, लो ए ट्रांसपोज। तो ये आसान है, कोई टफ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका भैया ए बराबर -80, यानी उसी ट्रांसपोज का भाई है, मतलब ए बराबर मान लो कोई यहाँ पे अवयव दिया है -a b, यहाँ पे c, यहाँ पे d दिया है, और जब हम लोग बच्चों इसका ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज जब बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो ट्रांसपोज करने पे ये क्या आएगा, तो ये -a आएगा, b आएगा ना, यानी जो आपका पंक्ति है किस में बदल जाएगा, अस्तंभ में, तो -ab और यहाँ पे c और d आएगा। इतना समझ में आया, इतना काम खत्म। अब ये क्या करेगा कि जो a ट्रांसपोज वो -a के बराबर हो, यानी जो आपका बच्चों a ट्रांसपोज है वो आपका a के बराबर है, अच्छा -80, यानी आपका ये -80 के बराबर हो। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लगाओ जरा, तो माइनस लगाएंगे हम लोग जब इसमें बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ -80 को यहाँ निकाल लेता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, इसके हर एक एलिमेंट में माइनस से गुणा कराना है, माइनस लगने का मतलब यही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है, ये -c, और ये आपका हो जाएगा बच्चों -b, और ये आपका हो जाएगा -d। ये तो अगेन क्या आपको यहाँ ये बराबर दिख रहा है, तो -a और b दिख रहा है, तो बराबर तो नहीं दिख रहा है ये चीज़। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, यहाँ पे इसको बोलेंगे प्रतिसम्मित अवयव। अब ये क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग a इक्वल टू -80, मतलब कि एक वर्ग अवयव जिसमें a बराबर -80 हो, मतलब माइनस का ट्रांसपोज हो, यानी a बराबर क्या हो, -80, या मैं इसको बोल सकता हूँ 80, यानी जो a ट्रांसपोज हो क्या हो, -a के बराबर हो। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल होता क्या है। अब यहाँ से a बराबर कोई मान लो, अच्छा देखो यहाँ पे हर अवयव, यानी हर जो अवयव होगा, कोई ए अवयव हो, तो जरूरी नहीं कि वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो, यानी कि प्रतिसम्मित, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ही हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों, 0 यहाँ पे दिया है, -5 दिया है, और यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे बच्चों 0 दिया है। अब यहाँ पे निकालो आप लोग ए ट्रांसपोज, तो बच्चों यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको बदल दो, तो 0 -5 और यहाँ 5 0। अब यहाँ पे लोग करना क्या है कि जो आपका ये ए ट्रांसपोज हो वो क्या है, माइनस, मतलब कि -80 वो ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना आप लोग कि ए बराबर क्या होना चाहिए, -80। तो बच्चों ए बराबर, अब यहाँ 80 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ इस पूरे 80 में, ये ट्रांसपोज में, तो देखो -0 तो -0 आएगा, ये -5 आएगा, माइनस प्लस 5 आएगा, ये 0 आएगा, मतलब माइनस का अंदर जितना तत्व सबके सबसे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 -5 और ये 5 0, ये आपका 80 आ रहा है, तो 0 -5 बच्चों, और ये आपका 5 0। अब क्या जो आपका ये -80 है वो a के बराबर है, तो a क्या था, 0 -5 5 0, देखो 0 -5 5 0 आ गया, तब ये आपका क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अलग अलग नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपका ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई अवयव, है ना, इसको बोलते हैं इकाई अवयव, तत्समक अवयव, इसको मैं बोलूंगा इकाई अवयव, है ना, इकाई अवयव, इकाई अवयव। एक वर्ग मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण पे सभी तत्व 1 है और अन्य सभी तत्व 0, यानी विकर्ण पर केवल और केवल, मतलब a बराबर जो आपके तत्व होंगे वो केवल और केवल किस पे, विकर्ण पे, यानी जो विकर्ण वाले तत्व होते हैं, तिरछा, यानी ये क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, बाकी सभी तत्व क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ये बस काम खत्म। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हो। ऐसे ये 3 into 3 ऑर्डर का है ना, ये क्या है 3 into 3 का, ऐसे यहाँ पे आप 1 1 0 0, तो ये आपका हो गया 2 into 2 ऑर्डर का, मतलब विकर्ण के सारे तत्व क्या होने चाहिए, 1 होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यानी इसको बोलते हैं अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब एक विकर्ण मैट्रिक्स है, विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण पर सभी तत्व बराबर
होते हैं, ठीक है। मतलब विकर्ण पे सभी तत्व क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे ए बराबर, विकर्ण पर सभी तत्व बराबर होने का मतलब कि ए यहाँ पर हो तो अगला भी ए हो, अगला भी ए हो, और यहाँ सब क्या होने चाहिए बच्चों, 0 होने चाहिए, ठीक है। विकर्ण पर सभी तत्व क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बाकी इधर क्या होने चाहिए बच्चों, 0 होने चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, अगला आगे यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लो 2 2, यहाँ पे 2, बस यहाँ पे सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ये सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बस काम खत्म। और क्या, ये आपका हो गया अदिश, है ना, अदिश अवयव। अगला हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे बच्चों। अगला यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, आगे ये क्या है, खत्म, बस। यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, यहाँ पे शायद छोड़ रहा ये वाला चीज़ ना, हो गया आपका खत्म। बच्चों यहाँ पे आपके सामने ये था अवयव के प्रकार, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अवयव के जो गुण होते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़ना क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे सीयूटी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ना इस अवयव की हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ये 1858 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1858 ईस्वी में इस सिद्धांत को लागू किया गया था, जिनका नाम था ऑर्थर कैले। क्या नाम था उनका, ऑर्थर कैले, इनका नाम था ऑर्थर कैले। इन्हीं के द्वारा ये जो आपका अवयव है इसको लागू किया गया था। और इसका जो यूज होता है ना बच्चों, बहुत सारे फील्ड में होता है, यानी इंजीनियरिंग में होता है मेन चीज़। तो जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो एक कंप्यूटर ब्रेन, यानी ब्रेन कंप्यूटर नाम का है, उस कंप्यूटर में मैट्रिक्स ही उस कंप्यूटर को बनाया गया है। तो ब्रेन कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के जो अलग अलग मतलब जो पार्ट्स होते हैं किस तरह से वर्क करते हैं और उसमें आप कितनी चीज़ों से आप प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत ही टफेस्ट चीज़ था और इस चीज़ को वो रन कराया था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग होती है उस प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ किया जाता है, मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। बाकी अगर आप आगे चल के पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर फील्ड में जाएंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू सो मच।